नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं अंजलि गुप्ता और शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। आज हम सबसे पहले उस बात पर चर्चा करेंगे जो कल दिन भर चर्चा में बनी रही। सारे देश भर में इसकी चर्चा हुई। ट्विन टावर। जी बिल्कुल, ट्विन टावर को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ट्विन टावर कल ध्वस्त कर दिया गया है, जिसके बाद देश भर में ये तस्वीर वायरल हो रही है, जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके आसपास जो सोसाइटीज हैं, उन सोसाइटीज में से एक सोसाइटी थी एमरोल्ड हाउसिंग कोर्ट सोसाइटी, जिसमें जब ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू होनी थी, जब अधिकारी सारी चेकिंग कर रहे थे कि आसपास जो सोसाइटी है वो पूरी तरह से खाली हो गई हो, पूरी तरह से लोग वहां से निकल गए हों, सुरक्षित जगह पे पहुंच गए हों, उसी बीच में तस्वीरों में देखिए जो बगल में सोसाइटी है, वहां एक व्यक्ति आराम से गहरी नींद में सो रहा था। पहली बार जब अधिकारियों ने यहाँ पे चेकिंग की, सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, उनके बीच में ये चेकिंग की गई। जब ये चेकिंग की गई, पूरी तरह से उन अधिकारियों को बताया गया कि लोगों ने खाली कर दिया है, ठीक से सारी प्रक्रिया अब हम कर सकते हैं। लेकिन सुबह 7 बजे एक गार्ड कार्यबल के पास आया और सूचना देता है, एक हैरान कर देने वाली सूचना देता है कि ऊपर एक सोसाइटी में अभी भी एक शख्स अपने फ्लैट के अंदर सो रहा है। अधिकारी दोबारा चेकिंग के लिए गए। जब उन्होंने चेक किया तो वाकई में वहां एक शख्स सो रहा था, गहरी नींद में सो रहा था। अधिकारियों ने फिर उसको जगाया, उससे बात की, उसको नीचे लेकर आए, सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। जब उस शख्स से बातचीत की गई तो उस शख्स ने बताया कि उसको ये तो पता था कि टावर ध्वस्त होने हैं, सोसाइटी खाली करनी है, लेकिन वो भूल गया था कि आज ही वो दिन है, आज ही का वो दिन है जब ये टावर ध्वस्त होने हैं। तो वो गहरी नींद में सो गया, उसको पता नहीं चला। फिलहाल सुरक्षाकर्मी जो वहां मौजूद थे, उन्होंने उसे बाहर निकाला, जिसके बाद 2:30 बजे ट्विन टावर को ध्वस्त करने की प्रक्रिया हुई, जिसकी देश भर में चर्चा हुई। लाइव हमने आपको वीडियोस भी दिखाए थे कल दिन भर। अभी भी देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो मलबा वहां पे अभी इकट्ठा हुआ है। इतने बड़े टावर थे, जो मलबा वहां पे इकट्ठा हुआ है, उसको हटाने में भी काफी कशमकश की जा रही है। लेकिन सबसे पहले आपको आज की वहां की ताजा तस्वीरें दिखाते हैं कि आज स्थिति क्या बनी हुई है वहां पे। हमारे जो संवाददाता हैं वो वहां पहुंचे, सुमंत वहां पर पहुंचे और उन्होंने ताजा स्थिति का जायजा लिया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं क्या कुछ वहां से अब तस्वीरें सामने आ रही हैं। नोएडा में ट्विन टावर्स के डिमोलिशन के बाद इस वक्त वहां क्या हालात है वो मैं दिखा रहा हूं। इस वक्त मैं ठीक डिमोलिशन साइट के सामने मौजूद हूं, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मलबा है डिमोलिशन के बाद उसको हटाने का काम शुरू किया जा चुका है। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि कई यहाँ पे जेसीबी मशीनें लगा दी गई हैं। इसके अलावा जो साफ सफाई का काम है वो भी चल रहा है। आप सामने देखें कि एक गाड़ी है जो साफ सफाई कर रही है। और कल के मुकाबले अगर आज देखें तो आज सुबह से ही यहाँ पे दोनों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और सिर्फ पुलिसकर्मी और जो सफाई कर्मी है उनके अलावा किसी और को जो डिमोलिशन साइट है उसके नजदीक आने की इजाजत नहीं दी जा रही। सामने आप देखें कि अभी भी मलबा पड़ा हुआ है। डिमोलिशन के बाद जितनी तादाद में, जितनी बड़ी एक तरीके से कहीं मात्रा में मलबा है, कई महीने लग सकते हैं इस मलबा को पूरी तरह से हटाने में। लेकिन कल भी डिमोलिशन के बाद हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे चाहे वाटर स्प्रिंकलिंग का काम हो या एंटी स्मोक गन हो, उसका इस्तेमाल किया गया और मलबा हटाने का जो प्रोसेस है उसे शुरू कर दिया गया है। और उसके बाद आज फिर इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है और लगातार यहाँ से मलबा हटाने का काम शुरू किया जा चुका है। अभी भी हालांकि आसपास के इलाकों में अगर आप देखें तो ये जो डस्ट है वो महसूस किया जा सकता है। अब दूसरी एक बात कि कल जिस तरीके से इस डिमोलिशन को देखने के लिए लोगों में कौतूहलता थी, उसी तरीके से आज भी डिमोलिशन के बाद भी अगर आप देखें तो लोग जो यहाँ से गुजर रहे हैं वो ठहर रहे हैं और ठहर के उनकी कोशिश एक जरूर होती है कि एक बार इस डिमोलिशन साइट को जरूर देख लें, क्योंकि लोग यकीन नहीं कर पा रहे कि इतनी बड़ी इमारत जो कल तक यहाँ पिछले कई सालों से खड़ी थी वो अब जमींदोज हो चुकी है। इस ब्लास्ट के बाद जब इस कंपनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमारी पूरी कोशिश थी कि कम से कम नुकसान हो सके। हालांकि जैसा एक छोटी सी दीवार है एटीएस की, उसे बस नुकसान पहुंचा, लेकिन फिर भी चूंकि देखिए कल के मुकाबले आज स्थिति थोड़ी अलग दिख रही है। इस वक्त मैं डिमोलिशन साइट के ठीक सामने मौजूद हूँ। सबसे पहले समीर मैं ये ताजा तस्वीरें दिखा दूं, यही वो सड़क है, ये देखिए सामने डिमोलिशन साइट्स। लेकिन आज सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है और इसमें देखे अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कि दोनों तरफ से ये जो मुख्य सड़क है इसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। जबकि कल डिमोलिशन के बाद यहाँ मीडिया को जाने की इजाजत थी, हम लोग खुद वहां साइट तक गए थे, लेकिन आज परिस्थितियां थोड़ी अलग है। और सामने अगर आप देखें तो कई सारी क्रेन जो है वो यहाँ आपको साफ तौर से खड़ी नजर आएंगी। ये देखिए तस्वीरों में अधिकारी लगातार आ रहे हैं, पुलिस के अधिकारी यहाँ कैंप कर रहे हैं और कोशिश इसी बात की जा रही है कि सही तरीके से पूरा अब मलबा जो हटाने का काम है वो यहाँ किया जा सके। नुकसान जो
अगर जिस तरह से अधिकारियों से बात हो रही थी डिमोलिशन से पहले, वो साफ तौर से कह रहे थे हर तरह की तैयारी कर ली गई थी, बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर बना दिए गए थे। आसपास के ये डिमोलिशन साइट्स के करीब जितने भी अस्पताल थे वहां आईसीयू बेड्स को अलर्ट पे रखा गया था। यानी अगर किसी भी तरीके से कोई भी अगर डिमोलिशन के बाद अगर विपरीत हालात होते या कैजुअलिटी या इंजरी का सिचुएशन अगर होता तो पूरी तरह से पूरी टीम, चाहे वो नोएडा प्रशासन की टीम हो, प्राधिकरण की टीम हो, एडमिनिस्ट्रेशन की टीम हो, मेडिकल टीम हो, पूरे डिपार्टमेंट्स अलर्ट पे रखा गया था। तो ये तस्वीरें सीधा हम उस जगह से दिखा रहे थे, नोएडा का सेक्टर 93A, जहां पर ये ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया हुई है। आपको बता दें कि सोसाइटी में जो लोग मौजूद थे वो उन जो आसपास की सोसाइटी थी उन लोगों ने उस समय खाली कर दी थी जब, लेकिन 2:30 बजे जब ये प्रक्रिया हो गई तो रात को लगभग रात से ही लोगों ने अपने घरों में वापस आना शुरू कर दिया था। रात भर ये सिलसिला चला, सुबह भी लोग वापस आए। जब वो आए वापस, क्या कुछ वहां का नजारा था, क्या उन्होंने इस पर। नोएडा में ट्विन टावर को जमींदोज तो कल दोपहर में ही किया गया, लेकिन उसके पास रहने वाले सोसाइटी के लोगों को घर जाने की इजाजत शाम होते होते मिली, जिसके बाद रात भर लोगों का अपने घर वापस लौटने का सिलसिला जारी रहा। सर अभी लौटे हैं आप, कब गए थे यहाँ से? हम कल रात में गए थे और अभी वापस आ रहे हैं। तो अभी किस तरह से महसूस कर रहे हैं सर, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले एक संशय चल रहा था दिल में? तो हमारे दिल में कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने कहा था कि कंट्रोल तरीके से हुआ, कंट्रोल तरीके से हुआ है। वेरी वेल ऑर्गेनाइज, बहुत अच्छे से, और अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा रोल है। अंदर लग ही नहीं रहा है कि इतना बड़ा कुछ हुआ है आज यहाँ पर। वेरी क्लीन, अंदर से भी हम घर देखा है अपना, एवरीथिंग इज वेरी क्लीन, बहुत साफ सफाई सब। नोएडा प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से निरीक्षण करने के बाद ही लोगों को वापस अपने सोसाइटी में लौटने को कहा गया। ट्विन टावर को गिराए जाने और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन की तरफ से एहतियातन घर खाली कराए गए थे। उनमें रहने वाले लोगों को अपने अपने घरों में लौटने के लिए नोएडा प्रशासन की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। सोसाइटी से जुड़े संबंधित लोगों को इसकी सूचना पहुँचा दी गई है। कुछ लोग अपने फ्लैट को देखने पहुँचने भी लगे हैं। बता दें कि ट्विन टावर से सटी सोसाइटी एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज को पूरी तरह से खाली करवाया गया था। तो फिलहाल आपको बता दें कि लोग जो है अपने घरों में वापस पहुंच रहे हैं, उनकी प्रक्रिया अभी भी चल रही है। अभी जिन लोगों ने, जो आसपास सोसाइटीज थी, जिन लोगों ने अपने अपने घर खाली किए थे, उनके वापस जाने का लगातार सिलसिला जारी है। लेकिन इस बीच आपको एक खबर और भी बता दें कि जब ट्विन टावर का ये धमाका हुआ, ट्विन टावर का ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया हुई, तो आसपास की जो सोसाइटी है उनमें से एक सोसाइटी थी एटीएस, जिसके शीशे टूट गए। इसके क्या कुछ और साइड इफेक्ट हुए, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। नोएडा के ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण के बाद जो आशंका जताई जा रही थी, उसका हल्का साइड इफेक्ट पास की एटीएस सोसाइटी पर पड़ा है। बताया जा रहा है कि ट्विन टावर गिरने के दौरान एटीएस की दीवार को नुकसान पहुंचा है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर टीवी9 भारतवर्ष के पास है। एक्सप्लोजन करने वाले चेतन दत्ता की टीम के सदस्य ने भी इस बात को कबूल किया है कि एटीएस की दीवार को नुकसान पहुंचा है, लेकिन उसको रिपेयर करने की बात भी कही है। ट्विन टावर गिराए जाने के बाद सीईओ उत्कर्ष मेहता ने कहा कि 20 के ऊपर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है, जिसकी रिपोर्ट 2 हफ्ते में आ जाएगी। मलबे हटाने की डेडलाइन 3 महीने की है, जिसे RWA के साथ मिलकर पूरा किया जाएगा। मलबा हटाने के दौरान मशीनों का काफी शोर होगा, इसलिए दोपहर के समय मलबा हटाने का काम बंद रहेगा, लेकिन 90 दिनों के अंदर पूरा मलबा हटा लिया जाएगा। जरा सोच के देखिए, इतने बड़े ट्विन टावर जब गिर रहे हैं, तस्वीरों में देखिए किस तरह से जो धूल है, धुआं है, उसका गुबार उठ रहा है। तो आसपास की सोसाइटीज में भी ये मलबा किस हद तक जमा हुआ होगा। अब इसको किस तरह से साफ किया जाएगा, कब तक इसके साफ करने की प्रक्रिया चलेगी, कब तक सारी चीजें आम हो पाएंगी, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सुपरटेक ट्विन टावर्स को गिराने के बाद मलबा हटाने का काम भी जोरों पे चल रहा है। इस वक्त मैं ट्विन टावर के ठीक सामने मौजूद हूं और तस्वीरें अगर आप देखें तो किस तरीके से ट्विन टावर्स जमींदोज हो चुका है डिमोलिशन के बाद। लेकिन डिमोलिशन के ठीक बाद जैसे ही जांच में ये साफ हो गया कि अब किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, वैसे ही नोएडा प्राधिकरण ने फौरन यहां से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है। सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वाटर स्प्रिंकलिंग लगातार किया जा रहा है। कई ट्रक्स लगा दिए गए हैं, जेसीबी मशीनें काम कर रही हैं और कोशिश इसी बात की जा रही है कि जल्द से जल्द यहां से मलबे को हटाया जा सके।
पिछले कई दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी, देश भर में कौतूहल का माहौल था और लगातार सब लोगों के मन में ये सवाल था कि किस तरीके से बिल्डिंग डिमोलिश होगा। और वाकई जिस तरीके से बिल्डिंग डिमोलिश किया गया, परफेक्ट इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना देखने को मिला। लेकिन उसके साथ ही जिस तरह से प्राधिकरण की तैयारी दिख रही है, वो भी अपने आप में एक बेहद अच्छी बात है कि बिल्डिंग के जमींदोज करने के बाद दोनों तरफ अगर आप देखें तो ये वो मुख्य सड़क है जहां पहले ये दोनों टावर हुआ करते थे और किस तरीके से कई जेसीबी मशीनें, ट्रैक्टर्स, गाड़ियां तमाम लगा दी गई हैं। पहले ही मजदूर और तमाम इंतजाम प्राधिकरण की तरफ से किए थे कि जैसे ही ये बिल्डिंग डिमोलिश किया जाएगा उसके बाद मलबा हटाने का काम जोर शोर से शुरू हो चुका है। हालांकि मलबा इतना ज्यादा मात्रा में है कि इसे हटाने में कई दिनों का वक्त लग सकता है। देखिए, जब ये ट्विन टावर गिराए गए, वाक़ई ये अपने आप में इतिहास बना दिया गया है, क्योंकि भारत में मैंने पहले भी बताया है कि भारत में इससे पहले एक आधी बार अगर हुआ होगा कि कभी इस तरह की बिल्डिंग गिराई गई है, लेकिन ये जब ट्विन टावर गिराए गए, इसकी देश भर में चर्चा हो रही है। जिस तरह से ये टावर गिराए जा रहे हैं, पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से किया जा रहा है, वाक़ई एक अपने आप में इतिहास में लिखी जाने वाली बात है। इसी पर एक 1 मिनट की रिपोर्ट में जानिए इस ट्विन टावर को गिराने की सारी गया था। तारीख 28 अगस्त, समय दोपहर 2:30, जगह नोएडा सेक्टर 93A, बिल्डिंग ट्विन टावर। घड़ी की सुई टिक टिक करते जैसे दोपहर 2:30 बजे पर पहुंची, इंडियन ब्लास्टर चेतन दत्ता की एक बटन दबाते ही कुतुब मीनार से भी ऊंचा ट्विन टावर पल भर में मलबा बन गया। भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ा ये ट्विन टावर इतिहास बन गया, जिसको TV9 भारतवर्ष ने अपने कैमरे में कैद भी किया। शाम को एडिफिस कंपनी के अधिकारियों ने ट्विन टावर गिराए जाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और सफल ब्लास्ट बताया। चैलेंजेस तो पहले दिन से थी हमारे लिए। इट वाज द टफेस्ट बिल्डिंग एवर व्हिच हैज बीन डिमोलिश्ड और उसकी हाइट देख के और उसके सराउंडिंग नेबरिंग प्रॉपर्टीज देख के आज तक का शायद ये इंडिया का नहीं बोलूँगा मैं, शायद वर्ल्ड का भी देखेंगे। अभी हमको एक्चुअली पीछे जाके देखना है कि क्या हुए, कौन से डिमोलिशन 100 मीटर के ऊपर हुए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस अवैध ट्विन टावर को गिराया गया था। सुरक्षा की वजह से आसपास के इलाके को पहले ही सील कर दिया गया था। टावर के आसपास बिजली काट दी गई थी, गैस सप्लाई को भी बंद कर दिया गया था और एहतियातन कुछ देर के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को भी बंद कर दिया गया था। 103 मीटर ऊंचा ट्विन टावर ध्वस्त हो गया और अगर इतिहास में वाकई में इसे लिखा जाएगा तो कहा जाएगा कि एक था ट्विन टावर। फिलहाल अब इस ट्विन टावर पर सियासत भी तेज हो गई है। एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य ने भी इसको लेकर अखिलेश सरकार पर निशाना साधा था, तो अखिलेश यादव भी चुप नहीं रहे। वहीं अब एंट्री हुई है ब्रजेश पाठक की। ट्विन टावर का जब ये पूरी प्रक्रिया हुई तो अब ब्रजेश पाठक भी ट्विटर पर काफी एक्टिव हो गए। क्या कुछ उन्होंने लिखा, देखिए इस रिपोर्ट। जैसे ही नोएडा का ट्विन टावर ध्वस्त हुआ, वैसे ही इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक तुरंत ट्विटर पर एक्टिव हो गए और एक ट्वीट के जरिए पूर्व की समाजवादी सरकार पर हमला बोला। यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने भूपेश चौधरी ने भी जहां एक तरफ योगी सरकार की जोरदार तारीफ की, वहीं समाजवादी पार्टी को भी जमकर कोसा। और जिस प्रकार से लोगों ने अनैतिक रूप से संपत्ति अर्जित की है, इस तरह के अवैध निर्माण कराए हैं, उसके लिए एक संदेश है ये कि सरकार सबके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है, तो एक अच्छा संदेश है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कठोर कार्रवाई है और हमें इससे सबक लेना चाहिए। नोएडा के ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। आपने आज सुबह ट्वीट किया इस चीज़ को लेकर के और आपने आरोप लगाया कि सपा और बसपा सरकार में ये जो ट्विन टावर हुए तैयार हुआ, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश की राजनीति और इस प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस रूपी राष्ट्रव्यापी भ्रष्टाचार और सपा बसपा रूपी प्रदेश व्यापी भ्रष्टाचार, यह किसी से छिपा नहीं है।
लेकिन आज जिस ट्विन टावर को लेकर के आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से धराशायी करने की प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, जैसा पूर्व निर्धारित है। लेकिन यह भ्रष्टाचार रूपी इमारत बनी क्यों? उसमें सरकार किसकी थी? तो मैं यह मानता हूं कि जब भी इस प्रकार की अवैध इमारतों का निर्माण होता है तो उस समय की सरकार, उस समय के अधिकारी और जो बनाने वाला बिल्डर्स, यह तीनों उसके दोषी होते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से सपा की सरकार के समय भ्रष्टाचार की इमारत बनी और भाजपा की सरकार के समय ये भ्रष्टाचार की इमारत गिरने जा रही है। और इस इमारत के गिरने के बाद यह देश भर में संदेश जा रहा है कि इस प्रकार से मिली भगत करके भी कुछ अगर अवैध रूप से कार्य किया जाएगा तो उसका भी अंत हो सकता है। लेकिन सर, एक सवाल ये भी उठ रहा है, आप कह रहे हैं ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया चल रही है, उसको ध्वस्त किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये बिल्डिंग इमारत बन कैसे गई? जो भ्रष्टाचारी थे, जिनके ऊपर आरोप है, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नहीं, कार्रवाई काफी लोगों के खिलाफ हुई है, क्योंकि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में चल रहा है। और सरकार की ओर से मैं स्पष्ट तौर से ये कह सकता हूँ कि जो भी इस भ्रष्टाचार के दोषी होंगे, चाहे उस समय में सरकार के अंदर रहे हुए लोग हों, चाहे अथॉरिटी के लोग हों, और चाहे वह बिल्डर पक्ष हो, उनको सबको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। धन्यवाद। तो यह यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिनका कहना है कि जो भी भ्रष्टाचार था पिछली सरकारों में हुआ था उसका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। साथ ही इनका कहना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें इस मामले की जांच चल रही है, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे। फिलहाल अब देखिए, ट्विन टावर की प्रक्रिया हुई है, इस पर सियासत होना तो बहुत ही जायज सी बात है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ट्विन टावर जिस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, सुपरटेक के द्वारा ये बनाया गया था, वहां के बिल्डर्स के द्वारा ये बनाया गया था। उनका ये कहना था कि उन्होंने उस कंपनी के द्वारा अभी तक 70,000 फ्लैट दिए जा चुके हैं, 20,000 फ्लैट जो है वो प्रोसेस में है, यानी कि कुल 90,000 फ्लैट वो कंपनी अब तक जनता को दे चुकी है, अब तक मुहैया करवा चुकी है। और जो ट्विन टावर है उसमें मौजूद थे कुल 930 फ्लैट्स, यानी कि कंपनी का ये कहना है कि उन्हें इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर आपको वहीं खर्चे की बात बताई जाए तो 17.55 करोड़ रुपए का खर्चा इस कंपनी को सिर्फ ढहाने में आया था। यानी कि जो ट्विन टावर है, इस ट्विन टावर को ढहाने में खर्चा जो आया था वो 17.55 करोड़ का आया था। और कुल लागत आपको बताई जाए तो 500 करोड़ के लगभग कंपनी को, सुपरटेक कंपनी जो है जिसके द्वारा ये ट्विन टावर बनाए गए थे, उनको 500 करोड़ तक का नुकसान हुआ है। कंपनी एक तरह भले ही ये कह रही हो कि इससे उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 930 फ्लैट्स वहां सिर्फ थे और वो अभी तक 90,000 फ्लैट दे चुकी है। लेकिन अगर अमाउंट में देखा जाए, रुपए में देखा जाए, तो 500 करोड़ रुपए से फर्क तो पड़ता ही है। फिलहाल अब चर्चा करते हैं दूसरी खबर की। कल दो बड़ी खबरें हुई थी, एक तो ट्विन टावर की खबर हुई थी और दूसरा जब ट्विन टावर की ये प्रक्रिया हुई तो शाम आते आते दूसरी खबर ये हुई थी कि इंडिया पाकिस्तान मैच, जिसकी वाकई में भारत में तो चर्चा रहती है। पाकिस्तान मतलब जब ये मैच होता है तो हर कोई भारतवासी दिल से देखता है, काफी उत्साहित हो जाते हैं लोग। और वाकई में भारत ने कल बहुत ही शानदार जीत दर्ज की, सबसे अच्छा प्रदर्शन हार्दिक पांड्या ने किया। पूरी खबर की हाइलाइट्स जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। 2 महीने पहले ही दिवाली का जश्न आखिर हो भी क्यों ना, टीम इंडिया ने अपने सबसे चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को एशिया कप में रौंद दिया तो इतना तो बनता है। जैसे ही भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की, दिल थाम कर बैठा पूरा हिंदुस्तान खुशियों से झूम गया। एशिया कप के इस रोमांचक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से पटखनी दी। इस जीत के हीरो रहे हार्दिक पांड्या और भुवनेश्वर कुमार। हाई वोल्टेज मुकाबले में टॉस जीतकर भारत ने पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही। तीसरे ही ओवर में शानदार फॉर्म में चल रहे कप्तान बाबर आजम भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर अर्शदीप सिंह को कैच थमा बैठे। इसके बाद आए फकर जमा भी कुछ खास नहीं कर पाए और महज 10 रन बनाकर आवेश खान की गेंद पर विकेट के पीछे लपके गए। इसके बाद मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद के बीच एक अच्छी साझेदारी बन गई थी, लेकिन हार्दिक पांड्या ने इफ्तिखार को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ दिया।
14वें ओवर में हार्दिक ने पाकिस्तान को दोहरा झटका दिया। पहली गेंद पर मोहम्मद रिजवान और तीसरी गेंद पर खुशदिल शाह को चलता कर हार्दिक ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। जैसे तैसे पाकिस्तान ने 19.5 ओवर्स में 147 रन जोड़े। भारत की ओर से भुवनेश्वर कुमार ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके, जबकि हार्दिक पांड्या ने 3, अर्शदीप सिंह ने 2 और आवेश खान ने 1 बल्लेबाज को चलता किया। 148 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को पहले ही ओवर में बड़ा झटका लगा। केएल राहुल बिना खाता खोले ही नसीम शाह की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अर्धशतकी साझेदारी कर टीम को शुरुआती झटके से उबारा। 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद नवाज ने रोहित शर्मा को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ दिया। कप्तान ने 18 गेंदों पर महज 12 रन जोड़े। कुछ ही देर बाद विराट कोहली भी 35 रन बनाकर मोहम्मद नवाज के शिकार बन गए। 18 रन बनाकर सूर्य कुमार यादव भी चलता बने। टीम इंडिया के लिए आसान सी जीत मुश्किल सी दिखने लगी थी, लेकिन हाल के दिनों में सबसे बड़े मैच विनर बनकर उभरे हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर टीम को मुश्किल से निकाला। आखिरी 2 ओवर में 21 रन की दरकार थी। पांड्या ने 19वें ओवर में 3 चौके लगाकर 14 रन बटोरे। अब आखिरी ओवर में 7 रन चाहिए थे। पहली ही गेंद पर छक्का लगाने के चक्कर में जडेजा बाउंड्री पर लपके गए। चौथी गेंद पर हार्दिक ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिला दी और इसी के साथ भारत ने 10 महीने पहले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मिली हार का बदला ले लिया। 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 17 गेंदों पर 33 रन बनाकर हार्दिक नाबाद थे। पहले गेंदबाजी और फिर बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन के लिए हार्दिक मैन ऑफ द मैच हुए। ये वही मैदान था जहां 4 साल पहले एशिया कप में ही पाकिस्तान के खिलाफ हार्दिक को हैमस्ट्रिंग की वजह से स्ट्रेचर पर मैदान के बाहर जाना पड़ा था। तब उनका करियर खत्म समझा जाने लगा था, लेकिन 4 साल बाद उसी मैदान पर उसी विरोधी टीम के सामने हार्दिक ने धमाल मचा दी। तो देखिए, भारत की जीत के बाद ये तस्वीरें थी जब देश भर में उत्साह देखने को मिला, लोगों ने जिस तरह से सेलिब्रेशन किया उसकी ये तस्वीर थी। रात को ही सेलिब्रेशन शुरू हो गया था जब 11 बजे मैच खत्म हुआ और भारत ने जीत हासिल की, तब ये तस्वीरें सामने आई। देश में जगह जगह कोने कोने में इसको सेलिब्रेट किया गया। लेकिन इस खबर के बाद आज जो खबर सामने आई वहीं देश भर में आक्रोश है। दरअसल झारखंड की एक खबर सामने आई थी, आपको पता होगा, आपने भी देखी होगी कि पिछले कुछ दिनों से ये खबर काफी चर्चा में बनी हुई थी। झारखंड के दुमका में एक महिला, अंकिता नाम की एक महिला थी, एक युवती थी, जिसको बीच बाजार में जलाकर खत्म कर दिया गया। उसे मारने की कोशिश की गई और मामला ऐसा कहा जा रहा है कि लव जिहाद को लेके ये मामला है। पिछले 5 दिनों से अंकिता अस्पताल में भर्ती थी। 24 अगस्त को उसका एक बयान भी सामने आया था। पूरी घटना क्या हुई थी, क्या उसके साथ हुआ था, खुद उसने ये बात बताई थी। सबसे पहले आपको वो बयान हम सुनाते हैं। और एक लड़का हमको फ़ोन करके धमकी दिया। उसके बाद फिर सोए हुए थे अपने रूम पे, बाहर से पेट्रोल डाल के और आग जला के और चले गया। वो लड़का कौन था तो फिर खिड़की खोल के देखे तो मोहल्ला का ही था, मुस्लिम था लड़का। और वो लड़का हमेशा नशा वशा करता है, सबके साथ यही करता है। क्या नाम है लड़के का? लड़का का नाम शाहरुख है। 10-15 दिन से स्कूल ट्यूशन जाते थे, आगे पीछे करता था। मैं नंबर किससे ले लिया, धमकी दे रहा था, बात नहीं करेगी तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। किसी से बात करता है, मोहल्ला का लड़की से। हाँ, बहुत किसी को यहाँ वहाँ घुमाता है सबके सामने। तो तुमको धमकी देता था कि अगर बात नहीं करेगी तो जान से मार देंगे? हाँ, धमकी दिया था रात को। पापा को रात को हम अपना बताया, पापा वाले ठीक है सुबह देखते। सुबह हुआ भी नहीं, 4 बजे सुबह ऐसे करके वो चले गया। खिड़की खोल के देखे तो देखे वो पेट्रोल हाथ में लिया हुआ था, एक डिब्बा, और माचिस लिया हुआ था, भाग रहा था। ब्लू कलर का टी-शर्ट पहना हुआ था। और तो अंकिता का डाइंग डिक्लेरेशन हमने आपको दिखाया, जो कि इस केस में बहुत अहम कड़ी है। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता इस वक्त झारखंड से हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, क्योंकि शाहरुख नाम का ये शख्स जिसने ये हीनियस क्राइम किया, जिस पर ये संगीन आरोप है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डाइंग डिक्लेरेशन हमारे सामने है। अंकिता अपने होशो हवास में सारी जानकारियां दे रही है इस शख्स के बारे में, और उसने किस तरह से आग लगाई उसके घर में और उसकी ये हालत की, उसकी पूरी डिटेल डाइंग डिक्लेरेशन में अंकिता ने दे दी है। तो केस तो शीशे की तरह साफ है। क्या हो रहा है फिलहाल?
देखिए, केस शीशे की तरह बेशक साफ हो, लेकिन एक दूसरा आरोपी भी है छोटू, जिसकी तलाश पुलिस को है और वो छोटू फरार बताया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, परिवार वालों का और जो समाज है उसका, उनका आरोप है कि अभी तक उसको न्याय नहीं मिला, क्योंकि न्याय इस बात के लिए नहीं, पहले भी उन्होंने सबसे गुहार, अंकिता ने गुहार लगाई थी, लेकिन किसी ने उसकी सुनी नहीं और कहा किया कि अगर समय रहते सुना जाता तो शायद ये स्थिति नहीं आती। दूसरी बात, इन सब के बीच में चूंकि माहौल काफी वहाँ पे तनावपूर्ण हो गया है, इसलिए पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। जितने भी नेता हैं उनको फिलहाल ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन एक तरह से अघोषित, जो सबसे बड़ी बात है समीर, इस पूरे मामले को लव जिहाद, कल पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी इस बात के आरोप लगाए थे। तो मामला थोड़ा अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है, क्योंकि पॉलिटिशियन इस बात के आरोप लगा रहे हैं कि उसको सही तरीके से इलाज नहीं दिया गया, इलाज अगर कराया वो बस राजनीति की हत्या चल गया है। ठीक है, बीच मैंने अपनी एक बेटी को खो दिया है, और अगर हम तफसील की बात करें तो एक आरोपी अभी भी फिलहाल फरार चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आपका इस जानकारी के लिए। एक आरोपी अभी भी फरार है, शाहरुख, जो कि मुख्य आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और हर कोई ये डिमांड कर रहा है कि जिस तरह का हीनियस क्राइम सामने आया है, जिस तरह से एक लड़की की जान गई है, वो भी इतनी दर्दनाक तरीके से सख्त सजा इस शख्स को मिलनी चाहिए। अगर मेरा कहा नहीं मानेगी तो तुम्हें मार डालूंगा, ये धमकी भरे अल्फाज उस सनकी शाहरुख के हैं, जिसने एक तरफा प्यार में छात्रा को जिंदा आग के हवाले कर दिया। ये सनसनीखेज वारदात झारखंड के दुमका की है, जहां 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा को शाहरुख आए दिन परेशान किया करता था। आते जाते उसके सामने प्यार का झूठा प्रस्ताव रखता, लेकिन छात्रा को ये सब पसंद नहीं था, इसलिए उसने शाहरुख के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिससे शाहरुख इतना बौखला गया कि उसने खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। वारदात वाले दिन शाहरुख छात्रा के घर पहुंच गया, जहां पर उसने सो रही छात्रा के ऊपर न सिर्फ पेट्रोल छिड़का, बल्कि माचिस जलाकर उसे आग के हवाले भी कर दिया। 23 अगस्त को हुए इस वारदात में 90% तक जल चुकी छात्रा को पहले दुमका और फिर रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया, लेकिन जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद आखिरकार छात्रा ने दम तोड़ दिया। इस बीच पुलिस ने आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन अब ये पूरा मामला सांप्रदायिक हो गया है। हिंदू संगठन के लोग इसे लव जिहाद बता रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन ने दुमका में धारा 144 लगाते हुए भीड़ इकट्ठा होने और जुलूस निकालने पर पाबंदी लगा दी है। देखिए, जब से अंकिता की खबर सामने आई है, देश भर में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। लोग शाहरुख की फांसी की मांग कर रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी शाहरुख है उसको फांसी दी जाए, और जगह जगह प्रदर्शन की भी तस्वीरें सामने आ रही सड़क पर आक्रोश, लव जिहाद के खिलाफ फूटा गुस्सा, छात्रा की मौत, जल उठा दुमका। पूरे झारखंड में आक्रोश है। दुमका से लेकर रांची तक लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर आरोपी शाहरुख को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। वहीं दुमका की महिलाएं घरों से निकल सड़कों पर उतर आई हैं और लव जिहाद के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान कर रही हैं। एक तरफ प्यार में 12वीं की छात्रा पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा जला देने वाला आरोपी शाहरुख भले ही गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसका एक साथी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिसे गिरफ्तार करने की मांग को लेकर दुमका और रांची में आक्रोश फूट पड़ा है। घटना के विरोध में दुमका के दुकानदार स्वतः दुकानें बंद कर सरकार के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, जबकि वारदात में लव जिहाद का एंगल आने के बाद बीजेपी सोरेन सरकार पर हमलावर हो गई है। सरकार से मेरा मांग है कि फास्ट ट्रैक के माध्यम से अपराधी को फांसी के तख्ते पर पहुंचाने का काम सरकार करे, उस परिवार को
आर्थिक सहायता और एक सरकारी नौकरी। देखिए, ना सिर्फ झारखंड बल्कि उत्तर प्रदेश में भी लगातार यही प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां लगातार ये प्रदर्शन किया जा रहा है। झारखंड के दुमका की रहने वाली थी अंकिता, जिसको शाहरुख नाम के लड़के ने बीच बाजार में जिंदा जला दिया था। जब यह खबर सामने आई तब तक अंकिता की मौत हो चुकी थी। लगातार 5 दिन से अंकिता अस्पताल में एडमिट थी, जहां उसका इलाज चल रहा था। खुद उसने भी बयान दिया, उसने बताया कि किस तरह से ये सारी घटना हुई है। लेकिन अब जब अंकिता की मौत हो गई है, तब देश भर में आक्रोश है, देश भर में प्रदर्शन चल रहा है। यूपी से भी कई तस्वीरें सामने आई हैं, दिखाते हैं आप। सब चाहते हैं मेरी बहन जिस तरफ के मारी उसको भी वैसा ही मिली सजा, फांसी से भी ज्यादा बड़ा सजा मिली। आरोपी शाहरुख की सनक का शिकार हुई अंकिता को न्याय दिलाने के लिए आवाजें उठ रही हैं। आरोपी शाहरुख को फांसी देने की मांग की जा रही है। लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद दुमका प्रशासन जहां अलर्ट है, वहीं प्रशासन की देखरेख में दुमका में आज छात्रा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। छात्रा को पेट्रोल छिड़ककर मौत के मुंह में झोंक देने वाली वारदात के बाद जो आक्रोश दुमका और झारखंड के दूसरे शहरों में देखा जा रहा है, वही आक्रोश यूपी में भी देखने को मिल रहा है। लव जिहाद की शिकार हुई हिंदू लड़की को न्याय दिलाने के लिए अलीगढ़ में करड़ी सेना सड़क पर उतर आई है। करड़ी सेना के कार्यकर्ता कैंडल मार्च निकालकर छात्रा को श्रद्धांजलि दे रहे। वहीं पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर दोषी को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि सरकार लव जिहाद को लेकर एक सख्त कानून बनाए और इस तरह की घटनाओं में जो भी दोषी शामिल हों उनको तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर फांसी की सजा दी जाए। फिलहाल आपको बता दें कि झारखंड में जब ये घटना हुई है, तब से लेकर अब देश भर में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। जो आरोपी है शाहरुख, उसकी फांसी की मांग हो रही है। साथ ही पुलिस जो है एक दूसरे आरोपी को पकड़ने में लगी है। लेकिन इन सब के बीच में सवाल खड़े होते हैं कि अगर ये लव जिहाद से जुड़ा मामला था, तो आखिर कब तक ये लव जिहाद का मामला चलेगा? कब तक ऐसी खबरें सामने आती रहेंगी? मतलब वो तड़पती रही, जलती रही, और जो शाहरुख नाम का लड़का था वो वहां खड़ा देखता रहा। उसने इस घटना को अंजाम दिया और उसे इस बात का जरा भी पछतावा नहीं। उसके मन में कानून का कोई डर नहीं था। और पूरी खबर के बाद आखिर सवाल फिर वही हो जाता है कि इसमें अंकिता की क्या कुछ गलती थी। फिलहाल इसमें कब तक इंसाफ होगा, कब तक अंकिता को इंसाफ मिलेगा, कब तक उसके आरोपी अंदर जाएंगे, सारी अपडेट आपको बताएंगे। लेकिन आज के बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक बात और, आज के दिन की खासियत भी जान लीजिए। 29 अगस्त का दिन भारत में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये खेल दिवस क्यों मनाया जाता है? आखिर आज ही का दिन क्यों चुना गया था कि इस दिन को मनाया जाए? तो आपको बताते हैं कि 29 अगस्त वो दिन है जब मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन हुआ था, जन्म हुआ था, माफ कीजिए, उनका जन्म हुआ था। और आज उनकी 117वीं जयंती है। मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर बताया जाता है। मेजर ध्यानचंद से जुड़ा एक किस्सा आपको जरूर जानना चाहिए कि मेजर ध्यानचंद के बारे में कहा जाता था कि जब वो हॉकी खेलते थे तो बॉल जो है उनकी स्टिक से चिपक जाती थी, और जब तक वो नहीं चाहते थे तब तक कोई भी उनसे बॉल छीन नहीं सकता था। और इसी बात के मुरीद खुद हिटलर तक हो गया था। हिटलर मेजर ध्यानचंद को काफी पसंद करता था। एक बार जब बर्लिन में मेजर ध्यानचंद और हिटलर की मुलाकात हुई थी, तो हिटलर ने उन्हें अपनी सेना में आने का ऑफर दिया था। लेकिन मेजर ध्यानचंद ने बड़े ही विनम्रता के साथ उन्हें मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मैंने भारत का नमक खाया है और ऐसा मैं कतई नहीं कर सकता। इस बात के बाद से मेजर ध्यानचंद ने काफी सुरी थी और आज उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और उन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में आज हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।